मंदिर के बाहर रोज मिलने वाला भिखारी असल में शहर की सबसे खतरनाक साजिश की चुपचाप निगरानी कर रहा था, और उसकी असली पहचान जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। देवपुर का पुराना शिव मंदिर शहर के बीचों बीच था। जनसाधारण का ठहराव और रात दिन की हलचल दोनों वहीं मिलते। सुबह शाम घंटियों की गूंज, मिट्टी की खुशबू और कटोरे में दीपक की रोशनी, सब कुछ रोज एक ही लय में चलता। रिया मिश्रा भी उसी लय की एक बड़ी कड़ी थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कार्डियोलॉजी की विशेषज्ञ, मेहनती, ठोस और दिखावे से दूर। 2 साल पहले उनकी जिंदगी में एक भूचाल आया। उनके पति आदित्य की अचानक मौत। पुलिस रिपोर्ट ने उसे हादसा बताया, मीडिया ने विदाई दी और रिया ने अपना दर्द भीतर दबा लिया। तब से वह हर सुबह 7 बजे मंदिर जाती और वहां से लौटते लौटते एक पुराने गंदे कपड़ों वाले भिखारी को कुछ रुपए और खाने का पैकेट दे आती। भिखारी का नाम किसी ने न पूछा। यही दिनचर्या कई महीनों तक चली। रिया ने कभी अपने अंदर की आवाज को बाहर नहीं आने दिया, न तो शक न तो उम्मीद। पर एक बार बारिश ने शहर की हल्की सी लय बदल दी। दिन गड़बड़ा गया, जोर की बारिश और बिजली की कड़क। जब रिया ने उसी तरह भिखारी को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया और सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, एक मौका दो। उसकी आवाज में कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक ठंडी सच्चाई थी। रिया चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कौन सी जिंदगानी छोड़ दूं? पर भिखारी ने हाथ नहीं हटाया। उसने धीरे कहा, मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूँ, उस सच को जो तुम्हारी मौत कहे गए हादसे से जुड़ा है। यह सुनकर रिया का दिल तेजी से धक धक करने लगा। कितनी बार उसने निंदा की थी कि आदित्य की मौत में कुछ तो गड़बड़ था, पर सबूत कहाँ थे। भिखारी ने अगले दिन मिलने को कहा। रिया अनिच्छा के साथ गई और पाया कि वह बंद आंखों वाला, थके चेहरे वाला इंसान हर बार की तरह कोई मामूली भिखारी नहीं था। उसकी बातें शहर की गलियों की नब्ज बताती। ड्रग्स, नकली दवाइयां और एक बड़ी फार्मा कंपनी का नाम बार बार उभरता। रिया ने चुटकी में यह सब असंभव समझने की कोशिश की, पर उसने एक पुराना इंस्पेक्टर दोस्त विक्रम से बात की। कुछ दिनों बाद विक्रम ने खबर दी कि उसी इलाके में एक बड़े जब्त किए गए गोदाम से शारीरिक सबूत और दस्तावेज मिले, और उन कागजात में कुछ नाम ऐसे थे जो आदित्य के काम और रिकॉर्ड से मेल खाते थे। रिया के अंदर उम्मीद और डर दोनों साथ पलने लगे। भिखारी, जिसने खुद को शाम कहा, धीरे धीरे रिया को वह दुनिया दिखाने लगा जो उन्होंने किसी को नहीं दिखाई थी। वह मंदिर पर बैठकर लोगों की सुनती आवाजों के बीच शहर के अंदर चल रही हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। वह कभी कभी ऐसे शब्द बोलता जो आदित्य की आवाज में गूंजते, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ छुप रहा है? और वे पलों में रिया की आंखों में पुरानी यादें झलक उठती। समय के साथ रिया ने शाम पर शक करना बंद कर उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। उसने रात दिन के निरीक्षणों से इकट्ठा किए कुछ सुरागों से यह जाना कि आदित्य की मौत कुछ ज्यादा ही संगठित साजिश थी। गोदाम, नकली दस्तावेज और एक वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ यह बता रहा था कि किसी बड़े नेटवर्क ने आदित्य से झूठा मामला करवाकर उसे हटाने की कोशिश की थी, और वह नेटवर्क किसी राष्ट्रीय पहचान वाले बड़े कारोबार से जुड़ा था। एक शाम जब शहर में फिर तेज बारिश थी, रिया की कार बीच रास्ते में बंद हो गई। अचानक एक छाया दिखी, शाम। उसने गाड़ी करवाई, साथ ही साथ अपने घर आने की अनुमति दी। रात के खाने पर बैठकर उसने देखा कि शाम के हाथों में एक छोटी सी USB डिवाइस थी। उसकी आवाज में सादगी थी, पढ़ता वो बातें जिसने रिया के सीने में एक नया आग रोई। रवि, रिया का एक पुराना दोस्त और फोरेंसिक विशेषज्ञ, USB की जांच में जुट गया। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि उसमें उतनी फाइलें हैं कि पूरा नेटवर्क बेनकाब हो सकता है। भुगतान की रसीदें, गोदाम की रिकॉर्डिंग और एक वीडियो जिसमें एक कदरदार शख्स कह रहा था कि वो सब खत्म कर दिया गया। उस वीडियो की आवाज सुनकर रिया का होश उड़ गया। उसने वह आवाज पहचान ली। वह आदित्य की आवाज थी। वह रात रिया ने USB वापस करके शाम की जेब में रख दी। उसके मन में एक द्वंद्व था, भरोसा और डर। क्या शाम सच में आदित्य था? और अगर हाँ, तो क्यों छुपा रहा था? क्या उसने सच छुपाने के लिए इतनी चतुराई से अपना चेहरा बदला था? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं
तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।